Hello, everybody. Let us start chapter number 3 of our social studies portion. The chapter is of civics. The name is Indian Constitution. Right? तो अभी उसके बारे में हम पूरा देखते हैं. So, when they say constitution, right, ये word का meaning अगर देखें, a systematic compilation of a set of rules to run the government of a country is known as the constitution of the country. So simple words में अगर देखें तो constitution क्या है? एक set of rules है. कंट्री का गवर्नमेंट यानी कंट्री का गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो भी रूल्स का जो सेट है that is called the constitution. Now ये जो रूल्स है it can be written form or it can be unwritten. इंडिया है, यूके है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है. नाउ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल. प्रीएम्बल एक छोटा स्टेटमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा समरी वर्ड्स कुछ कम वर्ड्स में दे देगा. कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत सारे रूल्स है, सब रूल्स है, सेक्शन, सब सेक्शंस, सब सेक्शंस, पूरे गवर्नमेंट का वर्किंग इसमें आ जाएगा, पूरे सब रूल्स इसमें आ जाएंगे. बहुत हार्ड है बनाने के लिए, कितने साल लगा इसको बनाने के लिए. लेकिन ये पूरा समरी क्या है, हमारा गवर्नमेंट कैसा होगा, ये हमें प्रीएम्बल से पता चलता है. तो लेट अस रीड द प्रीएम्बल. वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into, यानी सी ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पास किया तो उन लोगों ने ये प्रीएम्बल में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का भावार्थ दिया. तो देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जी थी, दे सेड के वी रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया, और हमने इंडिया को वी हैव डिसाइडेड टू मेक इंडिया इनटू a sovereign, यहाँ पे SOVER आएगा, EREIGN, a sovereign, socialist, secular, democratic republic. यानी इंडिया का गवर्नमेंट कैसा होगा, तो सॉवरिन होगा. मैं सबके टॉपिक एक एक शॉर्ट में करूंगा, बाद में हम कुछ और टॉपिक लेंगे. सॉवरिन मीन्स इंडिया के ऊपर कोई और गवर्नमेंट नहीं होगा, हमारा कंट्रोलिंग गवर्नमेंट नहीं होगा. हम लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस हम इंग्लैंड के अंदर थे, इंडिया वाज रूल्ड बाय इंग्लैंड. अब हम आजादी के बाद हम सॉवरिन हो गए, यानी हमारा गवर्नमेंट हमारा खुद का होगा, किसी और के अंदर नहीं होगे. वी आर अ सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स इंडिया का एम होगा, गवर्नमेंट का एम होगा समाज की भलाई के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करने का गवर्नमेंट का एम होगा, तो सोशलिस्ट होगा. सेक्युलर होगा, यानी कोई गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा, गवर्नमेंट के लिए सब रिलीजन सेम होगा, हर रिलीजन का आदमी गवर्नमेंट के लिए इक्वल माना जाएगा, यानी स्टेट रिलीजन नहीं होगा. जैसे पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री, यानी इस्लाम उसकी कंट्री का मेन रिलीजन माना जाता है. इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, वी आर सेक्युलर. डेमोक्रेटिक यानी गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा, लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे. एंड वी आर अ रिपब्लिक मीन्स हमारे कंट्री का जो हेड है लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो भी हेरिडिटरी पोजीशन नहीं है, वो भी इलेक्टेड पोजीशन है, यानी एवरी 5 years हम प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करेंगे. तो कंट्री का हेड भी इलेक्टेड होगा, वो हेरिडिटरी नहीं होगा. अब इंग्लैंड की बात करें, यूके की बात करें, यूके में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहां पे मोनार्कियल डेमोक्रेसी, यानी इंग्लैंड का जो किंग है या क्वीन अभी है वही कंट्री की हेड है, लेकिन वहां पे प्राइम मिनिस्टर तो है ही, प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन वो मोनार्कियल है. इंडिया में कोई किंग नहीं है, हमारा प्रेसिडेंट हर 5 years बदलता रहता है. एंड देन टू सिक्योर टू ऑल हिज सिटीजन्स जस्टिस, न्याय देना. कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. देन लिबर्टी देना, आजादी देना, काय की, थॉट की यानी विचार की, एक्सप्रेशन की, अपनी बात को रखने की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की, अपने धर्म को हमारे फॉलो करने का लिबर्टी. देन इक्वालिटी, समानता, काय का, स्टेटस का, सब इक्वल हो गए कंट्री में.
एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल तक भी मिलेगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एंड टू प्रॉमिस एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, भाईचारा का प्रमोट करना अमंग ऑल सिटीजन्स, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, आत्मसम्मान, व्यक्ति का आत्मसम्मान को इंश्योर करना, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, और कंट्री की यूनिटी और एक अखंडता, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। सो ये सब हमारे एम्स है। सो दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, राइट, और उसको एक्शन में यानी उसको लॉ के फॉर्म में उसको एडॉप्ट कर दिया। किसने? ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, यानी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा प्रियम्बल है। चलो अभी तो आगे देखते हैं, राइट। सो प्रियम्बल देखा, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द स्टेटमेंट ऑफ नेशनल गोल्स एंड एम्स लाइक डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी। ये सबके बारे में हमने थोड़ा आगे देखा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was established, that it started working from 9th December 1946, यानी आजादी के कुछ समय पहले। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे, इसमें प्रोमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड स्कॉलर्स थे एंड इंडिया के बड़े बड़े लीडर्स भी थे इसमें। सो देयर पॉलिटिकल विजन एंड फोरसाइट was all incorporated, means taken into the constitution। लीडर्स की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, दे ऑल प्रोवाइडेड देयर गाइडेंस। ये अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट करते थे। देन फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, द क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंड होमी पी मोदी रिप्रेजेंटेड द पारसी कम्युनिटी। यानी यू कैन से ये पूरा दिस होल असेंबली जो था, इट वाज लाइक मिनी इंडिया। अलग अलग जगह अलग अलग पार्टी के लोग थे, अलग अलग धर्म के, सब धर्म के लोग, सब पार्टी के लोग, राजाओं जो थे इंडिया के, उसके रिप्रेजेंटेटिव, सबको यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाए। इट वाज लाइक मिनी इंडिया। ये कमिटी में कुछ स्कॉलर्स भी थे, बड़े बड़े लॉयर थे, लीगल एक्सपर्ट्स थे, लाइक अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, देन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कन्हैयालाल मुंशी। तो देवर तो ये उनका मेन काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। फीमेल मेंबर्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फीमेल मेंबर्स थे, लाइक सरोजिनी नायडू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। अब ये कमिटी, ये असेंबली बुलाया गया, तो असेंबली में एक प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, लीडर होना चाहिए ऑफ द असेंबली। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president of the constituent assembly। You see, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए फर्स्ट, एंड वंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन साइन अप हुआ और इंप्लीमेंट हुआ, तो 1950 से जब इंडिया रिपब्लिक बना, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने। सो देयर वाज अ नंबर ऑफ सब कमिटीज आल्सो टू टेक केयर ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन के लीगल पॉइंट्स को लिखना और लीगल फ्रेमवर्क में उसको लिखना। उसका हेड था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो वो ही वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल शेप दिया। ये कमिटी जी थी, और ये असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 166 मीटिंग्स किए ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 18 days। इतना लंबे समय में वो लोग मीट हुए एंड 166 मीटिंग करके डिस्कस किया, एंड लास्ट में 26 नवंबर 1949 को द कमिटी पास द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये प्रियम्बल में हमने लिया ना, 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर दिया गया, यानी इसको इनेक्ट कर दिया गया, एंड उसका एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन 26 जनवरी 1950 से होने लगा, राइट। सो 26 जनवरी से इंडिया रिपब्लिक बना, एंड 26 जनवरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ 1950। अब ये 26 जनवरी क्यों ये डेट सिलेक्ट कर दिया गया, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो ये स्टोरी हम आज मैं अभी कराऊंगा, और उसके बाद हम ये आगे का बात करेंगे, राइट। तो यू सी दीज आर सम लीडर्स, मौलाना आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू एंड कन्हैयालाल मुंशी।
अब लेट्स कम बैक टू द स्टोरी. एक्चुअली 1929 में इंडिया में कांग्रेस में आजादी की लड़ाई के वक्त कांग्रेस में जो लीडर्स थे, यंग लीडर्स एंड ओल्ड लीडर्स, उनके बीच में मतभेद हो गया. हम ब्रिटिश से कांग्रेस के जो ओल्ड लीडर्स थे वो ब्रिटिश से डोमिनेंट स्टेटस मांगने के लिए भी तैयार थे. डोमिनेंट स्टेटस मींस गवर्नमेंट इंडियन लोग बनाएंगे लेकिन हम फिर भी ब्रिटेन के अंदर ही रहेंगे. हमारा क्वीन तो ब्रिटेन की क्वीन ही होगी, यानी इंडिया अभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी बन के रहेगा लेकिन सिर्फ लोकल गवर्नमेंट इंडियंस का होगा. तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे वो सब मानने के लिए वो देवर रेडी कि ब्रिटेन हमें कुछ डोमिनेंट स्टेटस देगा तो भी हम उनसे ले लेंगे. लेकिन जो यंग लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल एंड यंग ब्लड था, देवर सेइंग नहीं, हमें डोमिनेंट स्टेटस क्यों चाहिए, हमें पूरा आजादी तो पूरी लेने की, आधी आजादी क्यों लेने का, पूरी आजादी, हमें टोटल फ्रीडम के ही से ही हम संतोष होगा. तो कांग्रेस में मतभेद हो गया. तो अल्टीमेटली गांधी जी ने इंटरवीन किया और ये यंग लीडर्स एंड ओल्ड लीडर्स को एक साथ बैठा के एक सुलह कर दिया. व्हाट दे डिसाइडेड वाज दैट हम क्यों अंदर अंदर लड़े, एक काम करते ब्रिटिश को ही हम सौंप लेते ये डिसाइड करने का. तो ब्रिटिश को उन लोगों ने लेटर लिखा और एक अल्टीमेटम दे दिया. ये दिया कि अब 31 दिसंबर 1929 तक, रात को 12 बजे तक, अगर ब्रिटिश ने हमारी डोमिनेंट स्टेटस की मांग स्वीकार ली और हमें डोमिनेंट स्टेटस देने का प्रॉमिस कर दिया और डेट दे दिया तो हम उसको ले लेंगे, तो हम स्वीकार लेंगे और हम डोमिनेंट स्टेटस एडॉप्ट कर लेंगे. लेकिन 1 जनवरी 1930 बैठेगा और उसके बाद ब्रिटिश लोग सामने से भी डोमिनेंट स्टेटस देना आएंगे तो भी हम ले लेंगे. उसके बाद 1 जनवरी से हमारी लड़ाई कंप्लीट फ्रीडम की हो जाएगी. तो कांग्रेस ने वो रेजोल्यूशन पास किया और ब्रिटेन को यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को थमा दिया. और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, उसको साइड पर रख दिया, कुछ एक्शन लिया नहीं. तो 1 जनवरी 1930 जब आया, हमने डोमिनेंट स्टेटस तो ऑफर नहीं हुआ था, तो कांग्रेस ने मीटिंग की एंड कंप्लीट फ्रीडम की रेजोल्यूशन पास किया कि आज के बाद कांग्रेस का एजेंडा होगा कंप्लीट फ्रीडम लेने का. और उन लोगों ने 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट किया. और 1930 26 जनवरी के बाद एवरी ईयर 26 जनवरी को कांग्रेस ने आजादी का दिन की तरह सेलिब्रेट किया. अब हुआ ये कि 1946 तक कांग्रेस ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो तो आजादी, वो तो इंडिया से जाने वाले. यू सी, देखो एक बात देखो, 9 दिसंबर 1946 को असेंबली बनी, मींस आजादी तो 15 अगस्त 1947 को हुआ ना, यानी आजादी से पहले ही ये असेंबली बनी. मीनिंग ब्रिटिश लोगों ने ऑलरेडी इंडिया को डिक्लेयर किया कि हम इंडिया से जाने वाले हैं कुछ समय में, इसलिए आप अपना असेंबली कैसा होगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो पहले से तय कर दो. 1947 आते आते आजादी हमें मिलेगा वो फिक्स था. तो 26 जनवरी 1948 ही हम सोच रहे थे कि हम आजादी का दिन 26 जनवरी 1948 ले लेंगे. लेकिन इंडिया में फरवरी मार्च 1947 को बहुत दंगे होने लगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए बंगाल में और पंजाब में, बहुत राइट्स हुए. अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि आपको जल्द से जल्द आजादी ले लो. अगर ये राइट्स लड़ाई चलती रही तो बाद में हो सकेगा कि सिर्फ बंगाल और पंजाब तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे इंडिया में अगर हिंदू मुस्लिम दंगे चालू हो गए तो आजादी तो बहुत दूर की बात है, हम सिविल वॉर में घुस जाएंगे और ब्रिटिश लोग फंस जाएंगे. तो ब्रिटिश लोग ने सोचा कि जल्द से जल्द आजादी इंडिया को दे दे और निकल जाए. इसलिए इंडिया वाले को मनाया कि हम तो अगस्त में ही जा रहे हैं, हमें तो जल्द से जल्द यहां से निकलना है और जल्द से जल्द ये इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन कर दो और जो लड़ाई करनी है एक बार कर लो और शांत कर लो. ये ज्यादा खींचेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा. इसलिए 15 अगस्त को हमने आजादी लेनी पड़ी बाय फोर्स. एक्चुअली 26 जनवरी अभी आजादी डे नहीं रहा, राइट, जो हम मना रहे थे 1930 से 1947 जनवरी तक तो हमने यही मनाया इंडिपेंडेंस डे. लेकिन अभी 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे हो गया. इसलिए जब इंडिया रिपब्लिक बना,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया, तो हमने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की तरह मनाने लग गए। ओके, सो नाउ वी हैव 2 days, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त जो अभी हमने मनाया, एंड 26 जनवरी इज रिपब्लिक डे। ओके, व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, फ्रॉम 1950 से वो अमल में आया, तब से प्रेसिडेंट इंडिया में है। 47 अगस्त से 49 तक इंडिया में कोई प्रेसिडेंट नहीं था। वी आर गवर्नर जनरल, लाइक डॉक्टर लुई माउंटबेटन वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण इंडिया का गवर्नर जनरल बना रहा। कब तक? 25 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 तक से इंडिया को प्रेसिडेंट मिला। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिंग फीचर्स हम अभी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, राइट? सो बाय मीट यू।